आज हम लोग फिर से अपने इस चैनल पर लाइब्रेरी साइंस टीचिंग सेंटर पर अपने तमाम पाठकों का स्वागत करते हैं और आज फिर से एक न्यू टॉपिक को लेकर आप लोगों के समक्ष में लाया हूं, जिसका नाम है 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये जो प्रबंधन के 14 सिद्धांत हैं, ये हेनरी फ्योल के द्वारा दिया गया है। हेनरी फ्योल ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट सिस्टम, इसे फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट सिस्टम भी कहा जाता है हेनरी फ्योल को। ही इंट्रोड्यूस ए जनरल थ्योरी डेट कैन बी अप्लाइड टू ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड एवरी डिपार्टमेंट। इन्होंने जो प्रबंधन के 14 सिद्धांत दिए हैं, इनका प्रयोग सिर्फ लाइब्रेरी में ही नहीं बल्कि जो है जितने भी मैनेजमेंट से रिलेटेड संस्थान हैं सभी जगह जो है यूज किया जाता है। इन्होंने टोटल 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं मैनेजमेंट से रिलेटेड, और यह जो है हेनरी फ्योल के प्रबंधन के 14 सिद्धांत जो है वो 20वीं सदी के शुरुआती दौर के प्रबंधकों के काम का प्रबंधन करने और कर्मचारियों के साथ कुशलता से बातचीत करने में मदद की। ये प्रबंधन के 14 सिद्धांत ने वर्तमान प्रबंधन सिद्धांत को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है। यानी इनके द्वारा जो ये 14 प्रिंसिपल दिए गए हैं, इनमें सबसे फर्स्ट है डिवीजन ऑफ वर्क, सेकंड है ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, थर्ड डिसिप्लिन, फोर्थ नंबर में है यूनिटी ऑफ कमांड, फिफ्थ है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सिक्स नंबर में है प्रिंसिपल ऑफ सब ऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ रीम्यूनरेशन ऑफ पर्सनल्स, नेक्स्ट है सेंट्रलाइजेशन, उसके बाद है प्रिंसिपल्स ऑफ स्केलर चेन, नेक्स्ट है ऑर्डर, उसको इक्विटी, उसके बाद है स्टेबिलिटी, इनिटेटिव एंड लास्ट में है यूनिटी या स्पिरिट डी क्रॉप। इस प्रकार उन्होंने 14 प्रबंधन के सिद्धांत दिए हैं। अब हम लोग एक एक कर सबके बारे में विस्तार से जानते हैं। तो फर्स्ट है आपको डिवीजन ऑफ वर्क, यानी कि जिसे हम लोग हिंदी में श्रम विभाजन कहते हैं। ये जो डिवीजन ऑफ वर्क है, ये श्रम विभाजन एक प्रबंधन सिद्धांत है जिसमें किसी संगठन के भीतर गतिविधियों को विशेष भूमिकाओं या टीमों में विभाजित करना शामिल है। यह प्रणाली लोगों को उनकी कुशलता और क्षमता के अनुसार गतिविधि के एक क्षेत्र में केंद्रित करके दक्षता और उत्पादकता बढ़ाती है। अब हम लोग सेकेंड टर्म पर आते हैं, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं अधिकार और जिम्मेदारी। हेनरी फ्योल ने अधिकारों को आदेश देने और आज्ञाकारिता का अधिकार के रूप में परिभाषित किया है, जहां कर्मचारी को आदेश का पालन करने के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। अधिकार और जिम्मेदारी दोनों को संतुलित किया जाना चाहिए। प्रबंधकों को यह सुनिश्चित करने में सक्षम होना चाहिए कि उनके कार्य बिना किसी चूक के किए जा सके। अब हम लोग थर्ड की बात करते हैं, जिसका नाम है डिसिप्लिन, जिसे हम लोग हिंदी में अनुशासन कहते हैं। प्रबंधन का अनुशासन सिद्धांत पिछले सिद्धांतों का अनुसरण करता है और स्थापित नियमों के साथ आज्ञाकारिता और अनुपालन पर निर्भर करता है। अब हम लोग फोर्थ पर आते हैं। तो फोर्थ है यूनिटी ऑफ कमांड, जिसे हम लोग कमांड की एकता कहते हैं। टीम के भीतर कमांड की श्रृंखला स्पष्ट होनी चाहिए। कमांड की एकता का मतलब है कि हर कर्मचारी को हमेशा एक ही बॉस या वरिष्ठ से आदेश प्राप्त होंगे ताकि सूचना के द्वैतता से बचा जा सके। यानी कि जो भी कमांड दिया जाता है उसका अच्छे ढंग से हमें पालन करना चाहिए। कमांड की एकता यह सुनिश्चित करने में मदद करेगी कि अधिकार का कोई टकराव न हो। अब हम लोग फिफ्थ की बात करते हैं, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन यानी कि दिशा की एकता। दिशा की एकता से पता चलता है कि सभी कर्मचारी लक्ष्य की दिशा में काम करते हैं। सभी गतिविधियों का नेतृत्व योजना के लिए जिम्मेदार प्रबंधक द्वारा किया जाना चाहिए। दिशा की एकता अच्छे संगठनात्मक कौशल और योजना पर निर्भर है।
अब हम लोग 6 जो मैनेजमेंट से रिलेटेड है, प्रिंसिपल्स ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, यानी कि व्यक्तिगत हित की अधीनता। किसी भी संगठन में कंपनी के हितों को हमेशा मालिकों और कर्मचारियों के विशेष हितों पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए। व्यक्तिगत मुद्दों की तुलना में कंपनी में जो कुछ भी होता है उसे हमेशा अधिक महत्व देना आवश्यक होता है। अब हम लोग नंबर 7 की बात करते हैं। तो नंबर 7 में है प्रिंसिपल्स ऑफ रिम्यूनरेशन ऑफ पर्सनल्स, परिश्रमिक, यानी कि परिश्रमिक कर्मचारियों को दिया जाने वाला वेतन समतामूलक, निष्पक्ष और गारंटीकृत होना चाहिए ताकि कंपनी के सभी कर्मचारी समान कार्य कर सकें। पारिश्रमिक प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो किसी संगठन के भीतर निष्पक्ष और न्यायसंगत वेतन संरचनाओं के महत्व पर जोर देता है। अब हम लोग नंबर 8 की बात करेंगे, सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण की डिग्री। केंद्रीकरण की डिग्री से तात्पर्य है निर्णय लेने के उस स्तर से है जो संगठन के उच्चतम स्तरों पर केंद्रीकृत होता है। अब हम लोग नंबर 9, प्रिंसिपल्स ऑफ स्केलर चेन, स्केलर श्रृंखला। प्रबंधन का स्केलर चेन सिद्धांत बताता है कि पदानुक्रम उच्चतम स्तरों से कमांड लाइनों में क्रम है, यानी कि जो भी निर्देश दिया जाता है ये ऊपर से ही दिया जाता है और उसके बाद जो है वो निर्देश जो है वो नीचे तक जाता है। इस पदानुक्रम में निर्देशक और प्रबंधक शीर्ष पर होते हैं, मध्य प्रबंधक, बॉस और पर्यवेक्षक होते हैं और निचले स्तर के कर्मचारी होते हैं। पदानुक्रम अधिकार और जिम्मेदारी को परिभाषित करता है। अब हम लोग नंबर 10 की बात करते हैं। नंबर 10 है ऑर्डर। ऑर्डर यानी कि आदेश। व्यवस्था का सिद्धांत यह सुझाव देता है कि हर चीज़ और हर किसी के लिए एक निश्चित स्थान होना चाहिए और हर चीज़ और हर व्यक्ति को अपनी जगह पर होना चाहिए। इससे उत्पादकता और दक्षता में सुधार होगा। नंबर 11, इक्विटी। किसी भी कंपनी में कर्मचारियों की वफादारी को लगातार हासिल करने के लिए कर्मचारियों के साथ दोस्ताना तरीके से, बिना किसी पक्षपात के और निष्पक्ष तरीके से व्यवहार करना जरूरी होता है। यानी कि हमें जो है किसी भी कर्मचारी को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए, सभी को एक समान भाव से लेकर चलना चाहिए। अब है स्टेबिलिटी, यानी कि कार्मिकों के कार्यकाल की स्थिरता। हेनरी फ्योल का तर्क है कि यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि कर्मचारी लंबे समय तक कंपनी में अपने पदों पर स्थिर रहे और जितना संभव हो सके कर्मचारियों के बदलाव से बचे। यानी कि हेनरी फ्योल का यह कहना था कि अगर किसी भी कर्मचारी कहीं पर अगर कोई कंपनी में काम कर रहे हैं तो उसमें तत्काल जो है तुरंत बदलाव नहीं करना चाहिए। अगर कोई लंबे समय से कर्मचारी है तो उसकी भी स्थिति को समझना चाहिए और उस पर ध्यान देना चाहिए। जल्दी कर्मचारियों के बदलाव से बचना चाहिए। अब है इनिशिएटिव, यानी कि नंबर 13 में है पहल, जिसे इनिशिएटिव कहते हैं। फ्योल पहल को योजना को देखने और उसकी सफलता सुनिश्चित करने की क्षमता के रूप में परिभाषित करते हैं। इस परिभाषा को आगे बढ़ाते हुए हम यह जोड़ सकते हैं कि पहले लोगों की ऐसी परियोजनाओं को प्रस्तावित करने, विकसित करने या तैयार करने की क्षमता से जुड़ी है। नंबर लास्ट है यूनिटी, यानी कि एस्प्रिट डी क्रॉप। प्रबंधन को कर्मचारियों के बीच एकता, सहयोग और टीम भावना पैदा करनी चाहिए। प्रबंधकों की जिम्मेदारी आपसी विश्वास, समझ और सहानुभूति के माहौल को बढ़ावा देती है। इस प्रकार मेरे समझ